हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा डे 9। ठीक है, इसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली मिलता है। आपको उसमें अपने आंसर को लिख के पीडीएफ फॉर्म में जमा करना रहता है। उसके बाद हमारे इवैल्यूएटर्स आपको ऑडियो रिव्यू देते हैं और फिर उसके बाद उस टॉपिक का मॉडल आंसर मैं इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करती हूँ। ये पूरा का पूरा सीरीज अंतिम पक्का 40 दिन यही चल रहे। हमारे 6, 7, 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक्स के साथ साथ आंसर्स के साथ साथ आपको हमारी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट जिसमें मॉडल आंसर हम इंक्लूड करके रखे वो भी आपको मिलता है। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, अंतिम पक्ष सीरीज में जुड़िए। देखिए, अभी तक हमने एसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट के अलग अलग क्वेश्चंस को, अलग अलग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। नाउ टुडे ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट एन एसे। ठीक है, एसे जो है, एसे का टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। ठीक है, ये हमारा टॉपिक डे 9 का है। लास्ट ईयर 2024 का पेपर अगर आपने देखा होगा तो ट्राइबल्स को ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन जनरल यूपीएससी सोसाइटी के किसी ना किसी एक ग्रुप को उठा के उस पर क्वेश्चन पूछता है। समटाइम्स इट इज विमेन, समटाइम्स इट इज ट्राइबल कम्युनिटी, समटाइम्स इट इज ऑल द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी। तो ऐसे करके अलग अलग कंटेक्स्ट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए हमारा काम है कि इन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ के जाए, इसमें बेसिक कंटेंट हम तैयार करके जाए। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एसे, तो मैं फिर से बता रही हूँ कि एसे लिखने के क्या अलग अलग तरीका हो सकते हैं। वी कैन राइट विद अ कोट, वी कैन राइट विद अ एनेक्डोट। कोई हम रीसेंट इवेंट को हम डिटेल कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली कीवर्ड्स को डिटेल करके कीवर्ड्स के बीच में एक चेन बना के हम एसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इस टॉपिक में देखें तो मैंने यहाँ पे महात्मा गांधी का एक कोट उससे स्टार्ट किया है। एक काम आप करिएगा कि जब भी आप लोग किसी भी कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हो तो महात्मा गांधी ने ना एग्रीगेरियन इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, ट्राइबल्स, कास्टिज्म, ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया का अप्रोच कैसा होना चाहिए, इंडिया का डेवलपमेंट अप्रोच कैसा होना चाहिए, इन सब पे महात्मा गांधी ने कई बार बहुत ही सिग्निफिकेंट कोट दिए। और वो कोट को याद करना कंपेरेटिवली बाकी कोट से थोड़ा इजी होता है। अगर आप समझ भी जाओगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि महात्मा गांधी वंस सेड। ठीक है, एंड जब भी आप बापू को मेंशन करो तो कहीं ना कहीं एक वेटेज जाता है। ठीक है, किसी भी पर्सनालिटी को मेंशन करो, वेटेज जाता है। एंड स्पेशली बापू, जवाहरलाल नेहरू और कोई भी फ्रीडम फाइटर हो, अगर आप इनके व्यू पॉइंट को मेंशन कर रहे हो, इनके दिए हुए कोट को मेंशन कर रहे हो, तो उसमें एक वेटेज अच्छा खासा जाता है, वो ज्यादा इंपैक्टफुल लगता है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है कि इंडिया लिव्स इन हर विलेजेस एंड द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन द ट्राइबल कम्युनिटीज। महात्मा गांधी ने ये चीज बोला है। ठीक है, नाउ अब तो मैंने कोट लिख दिया, कोट ने एक इंप्रेशन दे दिया। मेक श्योर कि कोट को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखे। ठीक है, अगर आपको पता है कि किसने लिखा तो आप महात्मा गांधी पता है तो लिख दिया। अगर नहीं पता है तो डोंट राइट एनीथिंग, डोंट इवन राइट अनोनिमस और अननोन पर्सन, डोंट राइट एनीथिंग, बस एक कोट लिखिए। कई बार कोट आपको याद नहीं आएगा कि किसने लिखा है, या फिर कई बार ऐसा होगा कि आप खुद से एक कोट बना के लिख सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप खुद से बनाया हुआ कोट लिख रहे हो। एक और चीज कि अगर आप कभी भी हिंदी में लिख रहे, कोई भी चीज अगर हिंदी में लिख रहा है, कोई कोट अगर हिंदी में लिख रहे, ठीक है, तो अगर वो चीज लिख रहे हो तो उसके नेक्स्ट लाइन में आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखना होगा। मेक श्योर कि जो भी चीज आपने हिंदी में लिखी है, ठीक है, जैसे मैं एक कोट लिखना चाहती हूँ कि संसार में दुख ही दुख है। ठीक है, संसार में दुख ही दुख है, तो मुझे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो नेक्स्ट लाइन में लिखना होगा। ठीक है, कि देयर इज सॉरो एंड ओनली सॉरो इन द होल वर्ल्ड। तो इस तरह से मुझे उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखना होगा, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे मैंने कोट लिख दिया है। कोट के बाद ये हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा ना। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन रहता है कि मैम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करें। वो लोग इंट्रोडक्शन लिखने से पहले ही वो पॉइंट ब्लैंक हो जाते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे करें। I'll tell you a trick, मैंने पहले भी ये ट्रिक बताई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन। पहला हमारा कीवर्ड क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज। सेकेंड हमारा कीवर्ड क्या हो जाएगा, सोशियो कल्चरल डायनामिक्स। एंड ध्यान दीजिएगा, इट इज सोशियो कल्चरल डायनामिक्स, मोर देन इकोनॉमिक्स, मोर देन पॉलिटिकल, इट इज सोशियो कल्चरल डायनामिक्स। हाँ, सोसाइटी का जब हम लोग बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स उसका कंटेक्स्ट होगा, उसका एक पार्ट होगा, बट होली हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स पे फोकस नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एंगल पे फोकस नहीं करेंगे, हम सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में हम फोकस करेंगे। सेकेंड कीवर्ड, और तीसरा है हमारा ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ये 3 कीवर्ड से हमें क्या करना होगा कि 3 कीवर्ड से कनेक्ट करके एक
इंट्रोडक्शन लिखना होगा। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे मैंने 3 कीवर्ड्स को कनेक्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है कि मुझे एक अम्ब्रेला कीवर्ड लेना है, ऐसा कीवर्ड जो इन तीनों कीवर्ड में सबसे ज्यादा वास्ट हो, मतलब सबसे ज्यादा डायनेमिक हो, या आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द टर्म, बट ऐसा कीवर्ड हो ना जो अपने अंदर बाकी सारे कीवर्ड्स को क्या करे, कनेक्ट कर ले, या फिर उससे हम चेन क्रिएट कर ले बाकी कीवर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी, सोशियो कल्चरल डायनामिक्स और ट्राइबल कम्युनिटीज में मुझे ट्राइबल कम्युनिटीज मुझे एक अम्ब्रेला कीवर्ड लग रहा है। नाउ अब मैं क्या करूंगी कि मैं ब्रीफ कंटेक्स्ट दूंगी ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में। तो मैंने लिखा है कि ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, जिनको आदिवासी भी कहते हैं, वो वाइटल सेगमेंट है नेशन के सोशल फैब्रिक के। ठीक है, ओवर 700 ट्राइब्स है इंडिया में, जो 8.6% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, ये सेंसस 2011 का डेटा है, प्लीज मेमोराइज इट। अगर आपको ट्राइबल को ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में लिखना है, इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में लिखना है, इनके वल्नरेबिलिटीज के कंटेक्स्ट में लिखना है, डेटा याद रखिए कि लगभग 700 ट्राइब और 8.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन का ये पार्ट है। ठीक है, इनके कल्चरल आइडेंटिटीज आगे मैंने लिखा है कि पोजेस डिफरेंट डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज, लैंग्वेज एंड इकोलॉजिकल नॉलेज सिस्टम। तो मेरा पहला जो मेरा कीवर्ड था ट्राइबल कम्युनिटीज, उसके बारे में मैंने क्या किया, ब्रीफ कंटेक्स्ट दे दिया। अब मैं ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में थोड़ा सा और लिखूंगी कि दे आर डीप कनेक्शन विद फॉरेस्ट, रिवर एंड ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। ये लाइफस्टाइल रूटेड इन सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नाउ आई विल शिफ्ट टू माय अदर कीवर्ड्स। इसलिए मैंने लिखा हाउएवर इन द फेस ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, उनका सोशियो कल्चरल फैब्रिक, अनदर कीवर्ड। ठीक है, ऑफन जो है वो प्रेशर के अंदर आता है, जिसके वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज एक क्रूशियल टूल हो जाती है ताकि इनका वेलफेयर हो सके, इनका कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में, उसके बाद में आई सोशियो कल्चरल फैब्रिक पे, और उसके बाद में आई गवर्नमेंट पॉलिसीज पे। आप चाहो तो यहाँ पे मैंने जो सस्टेनेबिलिटी वाला एंगल डाला है, आप इसे हटा सकते हो। ठीक है, ये मैंने बस इसलिए डाला कि आप कनेक्ट कैसे स्मूथली कर सकते हो। अगर आपको मन है तो करो, अगर आपको ये एंगल नहीं आता तो यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है। मेन चीज क्या जरूरी कि जो हमारे 3 कीवर्ड्स है, अम्ब्रेला कीवर्ड मैंने डिसाइड कर लिया ट्राइबल कम्युनिटीज, मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट किया ट्राइबल कम्युनिटीज से। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करूंगी कि सोशियो कल्चरल फैब्रिक के बारे में लिखा, और सोशियो कल्चरल फैब्रिक को फिर मैंने गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेट किया कि उसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे रिलेट कर सकते हैं। नाउ अब हम मेन कंटेंट पे आएंगे। देखो, एक चीज ध्यान में रखना कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और सेकंड होता है हमारा लीगल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या है, नॉर्म्स ऐड किए गए। उसके बाद होता है हमारा लीगल प्रोविजंस कि लीगल कंटेक्स्ट में कौन कौन से हम स्पेसिफिक एक्ट्स लाए थे। ठीक है, ट्राइबल्स के लिए हमने कौन कौन सा स्पेसिफिक एक्ट लाया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नाउ अब जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आ गया, चाहे वो विमेन पे आ गया, ठीक है, चाहे वो इक्वालिटी पे आ गया, ठीक है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन पे आ गया, तो पहले हम उससे रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स सब लिख लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। उसके बाद हम क्या करेंगे, लीगल प्रोविजन, जैसे अनडिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये सब पे जो एक्ट्स आए थे हम वो लिख लेंगे ना। तो क्वेश्चन इज कि अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं आ रहे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में या तो लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे नॉर्म्स दिए गए, बट उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट लीगल स्टेप्स लिए गए, फॉर एग्जाम्पल दिस एक्ट एंड दिस एक्ट। या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे ओमिट भी कर सकते हो। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट को आप हटा भी सकते हो, बट फिर आपको लीगल प्रोविजंस पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करना होगा। नाउ यहाँ पे आप देखोगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज इंडिपेंडेंस से जब से आई है तब से ट्राइबल कम्युनिटीज के अपलिफ्टमेंट में बात कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स लाए गए हैं और टारगेटेड स्कीम्स। यही मैं एग्जांपल दे रही थी कि इवन इफ आई एम नॉट नोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, मैं चाहती तो यहाँ पे NC/ST, NC/SC ये सब के बारे में लिख सकती थी, बट क्योंकि मुझे सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट पे फोकस करना है, तो अगर मुझे ये लग रहा है कि मैं NC/ST या NC/ST के सोशल कल्चरल एस्पेक्ट से अगर मैं प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाई, या फिर मेरे ऐसे में मुझे टाइम कंस्ट्रेंट लगे, तो मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा है, एक ही की टर्म लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, एंड दैट इज कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा आपको ऐसे में क्या कर रहा है, वेटेज दे रहा है। और उसके बाद टारगेटेड स्कीम्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखिए कि 5th and 6th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
ट्राइबल्स जाहिर सा बात है 5वां और 6वां शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस मुझे एक चीज ध्यान में आएगा कि अगर मैं 5th एंड 6th शेड्यूल को लिख लूं तो मैंने वो लिख दिया। अब मैं सीधे क्या करूंगी, ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, पंचायत, पेसा, नॉट पंचायत, पेसा, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे पंचायत सिस्टम के बारे में नहीं लिखा है क्योंकि पंचायत सिस्टम शेड्यूल्ड एरियाज में आते ही नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं पेसा के बारे में लिखूंगी। पेसा 1996 में आया था, तो मैंने पेसा के बारे में लिखा है। पहले मैंने लिखा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्यों? क्योंकि उसमें ट्राइबल्स के जो उनकी जमीन की सारी जल जंगल जमीन सरकार की है, और ट्राइबल्स का जो हमेशा से कोर प्रिंसिपल रहा है कि जल जंगल जमीन उनकी है, चाहे वो कल्चर के कंटेक्स्ट में हो, चाहे वो सोशल रेलेवेंस में हो, किसी भी कंटेक्स्ट में हो, जंगल जमीन उनकी है। तो हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट से ये मेक श्योर करने की कोशिश की कि हम उन्हें उस जंगल जमीन या फिर जल, उसमें हम उन्हें वो हक देंगे। जल पे तो बेसिक सा बात है कि बहुत ही यूज करने के कंटेक्स्ट में वो कोई डैम नहीं बनाता है कभी कोई ट्राइबल कम्युनिटी, बट यूजेस में हम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। अगर उनका घर हमेशा से वहां रहा है तो अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं ये जमीन सरकार की है या आप जंगल में घर नहीं बना सकते, आप वहीं रहोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया। फिर उसके बाद जो मेरा दूसरा पार्ट है यहाँ पे पेसा। पेसा मैंने क्यों लाया? पेसा मैंने इसलिए लाया क्योंकि जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, उनका पंचायत सिस्टम खुद का बहुत अलग है। अब देखोगे संथाल्स, अब देखोगे ओरावस, इनका कल्चर, इनका जो भी पंचायत सिस्टम है, इनका पूजा करने का तरीका, ये सब हमसे अलग है। तो वहां पे रेगुलर जो पंचायती नॉर्म्स है वो नहीं लग सकते। ऊपर से ट्राइबल्स बहुत ही ज्यादा फ्रैगमेंटेड है थ्रू आउट द इंडिया, इवन आवर आइलैंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो हम सब में एक यूनिफाइड नॉर्म पंचायत के अंदर नहीं ला सकते थे, जो पंचायत मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का पार्ट था, इसलिए हमने पेसा लाया। तो जब भी हम लोग ट्राइबल के बारे में बात करते हैं और स्पेशली गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 5th और 6th शेड्यूल और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पेसा, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, फिर उसके बाद ट्राइफेड, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेसा के बारे में लिख दिया रिकॉग्नाइज ट्राइबल ऑटोनॉमी, ये हमारा कीवर्ड हो गया ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड राइट्स ओवर लैंड एंड रिसोर्सेज, जो मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ये इंक्लूड किया गया। अब जब भी हम लोग ट्राइबल के बारे में बात करते हैं तो ट्राइबल मतलब क्या? एक होता है जो ट्राइबल्स में मेन स्ट्रीम ट्राइबल्स हैं, बट कुछ कुछ होते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल हक्की पिक्की ट्राइब। और हक्की पिक्की ट्राइब को मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं हक्की पिक्की ट्राइब के बारे में सुने होंगे, आदिवासी ऑयल के बारे में सुने होंगे, ठीक है। लास्ट ईयर जब क्वेश्चन आया था, जब ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट करने के लिए लिखा गया था, तो उसमें मैंने भी आदिवासी ऑयल के बारे में लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि एक ऐसा सिस्टम आया, एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप उठा जो ग्लोबल लेवल पे आदिवासी ऑयल को प्रमोट कर रहा है। एक छोटा सा कम्युनिटी, एक छोटा सा ट्राइबल कम्युनिटी जिसपे सरकार भी एक्स्ट्रा एम्फेसिस डाल रही थी, क्योंकि ये 20 साल पहले, 25-30 साल पहले इनके पास बहुत ही बेसिक एमिनिटीज नहीं थी। वो अपने आप को ग्लोबल लेवल पे एक एंटरप्रेन्योर की तरह प्रेजेंट कर रही है। तो वहां पे हक्की पिक्की ट्राइब का रिलेवेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे भी हक्की पिक्की ट्राइब का दिया कि आदिवासी ऑयल, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है अपलिफ्टमेंट का, ट्राइबल अपलिफ्टमेंट का, या खुद से वो कैसे अपलिफ्टमेंट कर रही है, सरकार उन्हें कैसे हेल्प कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप में और अपलिफ्टमेंट हो रही है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आदिवासी ऑयल, ठीक है। और अब तो बहुत सारी चीजें, आदिवासी ऑयल, आदिवासी हेयर ऑयल के साथ साथ बॉडी ऑयल एंड बहुत सारी चीजें आने लगी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पीवीटीजी के बारे में बात करी थी, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आपका ये काम होगा कि आप पीवीटीजी के बारे में बेसिक्स पढ़ो, ठीक है। कितने नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, कितने इसमें कितने तरह के ट्राइब्स होते हैं, कितने ट्राइब्स को इंडिया में पीवीटीजी के बारे में, पीवीटीजी में रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। उनका सोशल स्टेटस क्या है अभी, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, थोड़ा सा इसे पढ़ के रहोगे कि इन केस अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे, पीवीटीजी पे पूछ दे, नोमैडिक ट्राइब्स पे पूछ दे, तो भी आप कुछ तो लिख के आ जाओ। नाउ मैंने पीवीटीजी के बारे में लिखा है, ठीक है। पीवीटीजी में मैंने इंक्लूड किया है ग्रेट अंडमानीज एंड सेंटिनेलीज, ठीक है, सेंटिनेलीज। अब सेंटिनेली सेंटिनल आइलैंड में रहते हैं। आपको भी पता होगा कि आज भी वहां पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि बाहर के लोग नहीं जा सकते। अभी रिसेंटली कोई एक इन्फ्लुएंसर था जो पकड़ा गया था क्योंकि उसने कुछ एक्सचेंज कर ली थी, मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है कि उन्होंने क्या प्रोवाइड किया कराया था, शायद नारियल का पानी या केला दिया था उन सेंटिनल आइलैंड के लोगों को,
ठीक है, लेकिन उन्होंने दे दिया था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उन्हें पकड़ा था। बहुत साल पहले आई गेस इन 2005 और 2006 एक और ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ट्रैवलर थे, वो वहां पे चले गए थे, उनको उन्होंने मार दिया था। ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं इनका बाहर के वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं हो, क्योंकि इम्यून सिस्टम रेजिस्टेंस जो है ये नहीं डेवलप कर पाए। जो हम धीरे धीरे करके जो हम रेजिस्टेंस डेवलप कर पाए वो ये नहीं डेवलप कर पाए, और ये इनका पॉपुलेशन इतना कम है कि अगर कोई भी बीमारी फैली तो हो सकता है कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो हम इन्हें रिकॉग्नाइज करें, ग्रेट अंडमानीज, सेंटिनलीज, हम इन्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हमने इन्हें छोड़ दिया कि आपको जैसे रहना है रहो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इनके सोशल कल्चरल पॉलिसीज को क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, हु रिक्वायर प्रोटेक्शन ड्यू टू देयर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस एंड आइसोलेटेड हैबिटेट। ये बात सच है, ट्राइबल्स का पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा पेस में डिक्लाइन कर रहा है, स्पेशली ये जो पीवी डिजीज ये सब है ना, इनका पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा पेस में डिक्लाइन कर रहा है। एंड यूपीएससी कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस कि ट्राइबल्स का पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, और उसमें आप ग्रेट अंडमानीज, सेंटिनल आइलैंड के लोग, इन सब के बारे में मेंशन कीजिए। तो देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, फिर उसके बाद में आई लीगल प्रोविजंस, जो मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड देन लीगल। अब मैं आऊंगी मिनिस्ट्री। और मिनिस्ट्री में मैंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया ट्राइफेड। ठीक है, इस ट्राइफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। इसके बारे में मैंने बताया कि जो स्कीम्स लाई गई है, जैसे ट्राइफेड ये सब जो स्कीम्स लाई गई है, इससे भी ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप और इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स का प्रमोशन हो रहा है। और एग्जाम्पल में मैंने आदिवासी ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय हक्की पिक्की ट्राइब ऑफ कर्नाटक, जिसको इंटरनेशनल अटेंशन मिला। तो ये क्यों मिला? क्योंकि सरकार भी इन्हें कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है। तो दिस इज अनदर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आई कैन मेंशन। उसके बाद वन धन योजना, जन धन योजना अलग है, वन धन योजना अलग है। वन धन योजना के बारे में मेंशन किया है मैंने। तो देखो इस तरह से ना, अब देखो जैसे मैंने अगर आदिवासी ऑयल के बारे में बताया, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, FRA, उसके साथ साथ PISA, ये सब के बारे में, ऐसा नहीं कि आपको लिखना नहीं आता या आपको ये सारी चीजें पता ही नहीं थी, आपको पता थी। ठीक है, बट बहुत बच्चे जब आंसर लिख रहे होंगे तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को वो मिस कर गए होंगे। तो ये चीज को ध्यान में रखना है जब भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, जब भी आपको ऑडियो रिव्यू मिल रहा है, तो जो भी सामने वाला इवैल्यूएटर बता रहा है कि तुम ये डायमेंशन भी मेंशन कर सकते थे, प्लीज कीप इन माइंड कि हाँ ये डायमेंशन भी पॉसिबल हो सकता था, ताकि जब आप फाइनल एग्जाम में ऐसे लिखो तो उसमें जितने ज्यादा डायमेंशंस उतने ज्यादा मार्क्स। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए, एस्से का एक ही लॉजिक है, जितने ज्यादा डायमेंशंस उतने ज्यादा मार्क्स। ना इसके बाद मैंने यहाँ पे नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में लिखा है। ठीक है, जिनको मैंने कहा है कि वो मेन स्ट्रीम बेनिफिट से बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाते हैं। अब उनको भी हम क्या करें कि उनको भी अलग अलग इनिशिएटिव से हम चाह रहे कि उनको स्पेसिफिक उनका केयर किया जाए, खास ख्याल उनका रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ठीक है, डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। अब मैंने यहाँ पे डी नोटिफाइड ट्राइब के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया बिकॉज ट्राइबल्स अलग अलग ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स, और उसमें मैंने एक चीज ये मेंशन की है। उसके बाद एफर्ट्स आर आल्सो बीइंग मेड टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व ओरल ट्रेडिशंस। बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज का ना अपना स्क्रिप्ट है ही नहीं। ठीक है, ये फैक्ट है, और वो कम्युनिटीज इतनी ज्यादा लिमिटेड है कि अब अगर वो उनका हो गया कि अगर वो दूसरे कम्युनिटीज के साथ अगर उनकी शादी ये सब हो रही है तो वो कल्चर ही खत्म हो जाए। लेकिन अब हम एफर्ट लगा रहे कि उनका ओरल ट्रेडिशन, डांसेस, क्राफ्ट्स, ये सबको हम प्रिजर्व करेंगे। सरकार आ रही है बचाने के लिए। ठीक है, जैसे अंडमान एंड निकोबार ये सब के लोग को, ठीक है, वेयर कल्चरल एक्सटिंक्शन इज अ रियल थ्रेट। जब मैं कल्चर के बारे में बात कर रही हूँ तो मैंने कल्चरल एक्सटेंशन के बारे में बात की। तो इस तरह से मैंने अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग डायमेंशन को बताया। अब आप इसमें चैलेंजेस लिख सकते हो या लिमिटेशंस जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज का, आप वो लिख सकते हो। आप बता सकते हो कि हम और क्या करें गवर्नमेंट पॉलिसीज को और किस तरह से इनहांस करें कि इनका सिचुएशन और भी बेटर हो। ठीक है, ये डायमेंशन भी आप मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डी नोटिफाइड, नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया था, इसलिए मैंने चैलेंजेस पे उतना एम्फेसिस नहीं डाला, बस मैंने कंक्लूजन में थोड़ा सा चैलेंजेस का लिंक दे दिया। अगर आपको इतना ज्यादा अलग अलग ग्रुप ऑफ ट्राइब्स के बारे में नहीं आता है तो आप क्या करोगे कि आप चैलेंजेस लिख दो, आप बता दो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव में और क्या क्या उन चैलेंजेस को हम कैसे डील करें और क्या क्या हम सोल्यूशन लाए। ठीक है, नाउ फिर से मैंने लास्ट में मेरा कंक्लूजन, एक चीज आप नोटिस करना कि मैंने कंक्लूजन में यहाँ पे एक और कोट डाला है। आप भी ऐसा कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में ही कोट डालो, कोट इन कंक्लूजन के बाद भी डाला जा सकता है। ठीक है, अगर वो एक
होलिस्टिक एंडिंग प्रोवाइड करवा पा रहा है, वो जो कोट है वो होलिस्टिक एंडिंग प्रोवाइड करा पा रहा है और हमारे कोर थीम ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप कंक्लूजन के बाद भी एक कोट डाल सकते हो। कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि डेवलपमेंट और कल्चरल रिस्पेक्ट को बैलेंस करना एक चैलेंज है, ठीक है। पॉलिसीज जो है वो वेलफेयर के बियॉन्ड होनी चाहिए एंड अडॉप्ट पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस, जिसमें हम ट्राइबल कम्युनिटीज को किस तरह से डील करेंगे, हम उनको पार्टनर्स इन डेवलपमेंट में डील करेंगे, ठीक है। हम ये नहीं समझेंगे कि वो कोई एक बच्चा है जैसे हमें पकड़ के चलना, हम ये समझेंगे कि हाथ में हाथ मिला के मेन स्ट्रीम सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, ये सब हाथ में हाथ मिला के सिंक में काम करे और डेवलपमेंट में काम करे, ठीक है। और फिर मैंने कोट में लिखा है, ट्राइबल कल्चर इज नॉट अ रेलिक ऑफ द पास्ट बट अ रिसोर्स फॉर द फ्यूचर, वेरी हेल्पिंग। आप ऐसे भी कोट लिख सकते हैं, ये कोट को आप अपने ऐसे में इंक्लूड भी कर सकते हो, चाहे महात्मा गांधी का कोट हो गया, चाहे इनका कोट हो गया। तो इस तरह से मैंने 6 पैराग्राफ्स में 300 लगभग 300-310 वर्ड्स में मैंने आपको एक प्रॉपर ऐसे प्रोवाइड कराया है। आपको भी इसी तरह लिखना है। अगेन ध्यान में रखिएगा, पेपर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर कंप्लीट करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो कवर एज मच डायमेंशंस एज पॉसिबल, उसके साथ साथ एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन जिसमें आप कीवर्ड्स पे मेंशन करें और एक प्रॉपर कंक्लूजन जिसमें बैलेंस अप्रोच के साथ साथ फ्यूचर अप्रोच भी है, यानी कि हम आगे क्या करेंगे ये भी है। यही होता है हमारा प्रॉपर ऐसे। थैंक यू सो मच।